सबसे बड़ा मोटिवेशन है रियल बेइज्जती। एक बार आपकी रियल बेइज्जती होगी तो आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइकल जॉर्डन स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट, कहा गया कि तुम एवरेज हो। उस बंदे ने इस बेइज्जती को अपना ईगो बनाया और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर। युवराज सिंह जब बेइज्जती हुई 1 ओवर में 6 छक्के लगाए और दुनिया को दिखाया कि ये बंदा हारने वाला नहीं है। जैकमा 510 बार रिजेक्शन हुआ, 30 साल तक अमेरिका का वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गई। 24 बंदों के साथ में केएफसी की जॉब के लिए अप्लाई किया, 23 बंदे सेलेक्ट हो गए, अकेला जैकमा रिजेक्ट वहां भी हो गया। फिर उस बंदे ने ठाना, इस बेइज्जती को अपना ईगो बनाया और खड़ी कर दी चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी Alibaba.com। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है। हमारे हालात हमें मोटिवेट करते हैं, कुछ करने का जज्बा हमें मोटिवेट करता है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितना है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए डिपेंड करता है आप पर। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए सर झुका के मेहनत कीजिए। कोई कुछ बोल रहा है, सर झुका के मेहनत कीजिए। सफलता एक दिन शोर मचाएगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सफलता के ढोल हर जगह बजेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सम्राट, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक यानी परसर्ग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वचन वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और एसएससी जीडी के लिए हिंदी। तो जो भी मेरा भाई आज चैनल पर नया जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी यहाँ से पढ़ने का मौका मिले और चीज़ों को समझें, अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। कारक यानी परसर्ग आज हम पढ़ने वाले हैं। जिस भी भाई ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक लगा दूंगा, आप ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरा देख लिया तो कारक से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे आप हर एक क्वेश्चन को ठीक करके आओगे, अगर वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखा है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कारक यानी परसर्ग की। इसका दूसरा नाम परसर्ग होता है। कारक जो चिन्ह होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या इनका कार्य है और कितने इनके प्रकार हैं, तो ये सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। हिंदी का पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, चाहे आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो या आप जो है पुलिस फोर्स की कोई भर्ती देख रहे हो, सभी के लिए उपयोगी होगा एक समान रूप से। तो जैसे बात कर लेते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया के साथ होगा उसे कारक कहेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं कारक का दूसरा नाम परसर्ग है। कारक का दूसरा नाम क्या है, परसर्ग। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक का अन्य नाम क्या है, तो कारक का दूसरा नाम परसर्ग है। पर और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। पर का अर्थ होता है बाद में और सर्ग का मतलब होता है चलने वाला, यानी बाद में चलने वाला, इसका मतलब होता है। तो आगे क्या है हमारे काम की चीज़, बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर कारक की विभक्तियाँ वाक्य में लिखी हैं। जैसे शिकारी ने तीर से हिरण को मारा, तो यहाँ कारक क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिया। क्रिया क्या है यहाँ पे, मारना। ठीक है, मारा, तो मारना यहाँ पे क्रिया है। तो यहाँ पे जो कारक हैं, देखो ये कारक हो गया, कारक की विभक्ति होगी ने, यहाँ हो गई से, ठीक है, और यहाँ हो गई को। तो जो कारक विभक्तियां हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है क्रिया से संबंध जोड़ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिकारी ने तीर से शेर को मारा, तो यहाँ पे अगर हम कारक की विभक्ति को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप इसको कारक की विभक्ति को स्किप करके पढ़ के देखो, शिकारी तीर हिरण मारा। ठीक है, तो कुछ सेंस बना, नहीं बना। तो सेंस जो निकलेगा, सेंटेंस का सही अर्थ जो निकलेगा वो कारक विभक्ति के साथ निकलेगा। और एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक की विभक्तियां हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, यहाँ जो है 3 कारक विभक्तियां हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे इसको एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, तो वो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिस कारक विभक्ति के बारे में वो पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 विभक्तियां हैं, शिकारी ने तीर से शेर हिरण को मारा। ठीक है, तो ये हो गया कारक की विभक्तियां। ऐसे शिकारी ने, अच्छा ये डबल हो गया, शिकारी ने तीर से हिरण को मारा, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे जैसे बात करते हैं गाड़ी में ईंधन डालो, तो यहाँ जो में है ये कारक की विभक्तियां है। नहीं, कारक की क्या है, विभक्ति है, तो में, तो इसने संबंध बनाया किससे, क्रिया से। ठीक है, तो क्या डालें, गाड़ी में ईंधन, गाड़ी में ईंधन डालो, इसके बिना अधूरा लगेगा वाक्य। गाड़ी ईंधन डालो, तो बिना कारक की विभक्ति के वाक्य अधूरा रहता है।
जैसे महेश शिकार पर गया, तो महेश शिकार पर गया, तो यहाँ पे कारक विभक्ति क्या है, पर, कारक विभक्ति हो गई। और हम आगे बात करेंगे कि ये मे, पे, पर और ने, से, को, ये कौन से प्रकार के कारक में विभक्ति आती हैं। तो 8 प्रकार के हमारे कारक हैं, तो 8 प्रकार में अलग अलग विभक्तियां हैं, तो इनको आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। सुरेश ने पढ़ाई की, ठीक है, ये पढ़ाई शब्द है, सुरेश ने पढ़ाई की, तो इसको पढ़ाई लिख देते हैं, पढ़ाई, ठीक है, सुरेश ने पढ़ाई की, तो यहाँ पे कारक विभक्ति क्या होगी, ने। अब जैसे माता जी को प्रणाम करो, तो माता जी को यहाँ पे क्या है, कारक विभक्ति है। बिल्ली छत से कूदी, तो यहाँ से क्या है, कारक की विभक्ति होगी। तो ये कारक की विभक्तियां होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कारक क्या है, तो ये सारे के सारे कारक ही हैं, कारक का काम कर रहे हैं ये विभक्तियां जो हैं, तो ये होते हैं कारक। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में ये प्रयोग किए जाते हैं संबंध जोड़ने के लिए क्रिया से, और यही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस वाक्य में कौन से कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 कारकों के नाम उसमें आपको दिए होंगे और एक आपका उसमें से राइट आंसर है। तो आप कैसे पहचानेंगे, आगे बात करते हैं इस चीज को। हम बात कर लेते हैं कारक के भेद की। जो कारक के भेद है वो 8 होते हैं जी। 8 कौन कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए कारक और उसके विभक्ति चिन्ह, तो साथ के साथ पढ़ेंगे, आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। जैसे पहला कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 प्रकार के कारक हैं और इनकी विभक्तियां सबकी अलग अलग हैं। जैसे कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति क्या होगी, ने, तो इनको ऐसे हम एक गाने की तरह याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसकी 2 विभक्तियां तो से या के 2 प्रयोग होती हैं, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, ठीक है, इसमें के लिए का प्रयोग होगा, अपादान से अलगाव, ठीक है, तो ये अलग करेगा, ठीक है, ये जो है अलग करेगा, अपादान अलगाव का भाव इसमें होगा। संबंध जो विभक्ति हैं वो है रा, री, रे, का, की, के, ना, नी, ने, ये संबंध स्थापित करेंगी। अधिकरण की विभक्तियां हैं मैं, पे, पर, संबोधन है हे, ओ, अरे, ओ, ये जो है संबोधन है इसकी विभक्ति। तो एक बार इसको दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। जैसे हमने कहा, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, इसको अलग भी बोल देते हैं, अलगाव को क्या बोल देते हैं, अलग, अपादान से अलग, संबंध रा, री, रे, का, की, के, नानी, ने, अधिकरण मैं, पेपर, संबोधन हे, ओ, अरे, ओहो, ठीक है, ये है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस कारक की सबसे ज्यादा विभक्तियां हैं, तो वो कारक है संबंध, इसकी जो है 9 विभक्तियां हैं, ठीक है, काकी के, नानी ने, रारी रे, कैसे भी आगे पीछे इनको आप याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा विभक्तियां हैं 9, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन और कई बार आया हुआ भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कारक आपको समझ में आ गए होंगे, कितने प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है तो समास वाले चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समास वाले चैप्टर में भी कारक की विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहाँ 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है इन 8 में से, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट की। जैसे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि आचार्य किशोरीदास के अनुसार कारक 6 होते हैं। आचार्य किशोरीदास जो हैं एक हिंदी के जो है ये विद्वान माने जाते हैं, तो इनके अनुसार जो है कारक 6 प्रकार के होते हैं। इन्होंने 6 माने हैं। क्यों माना? क्योंकि इन्होंने संबंध और संबोधन कारक का संबंध क्रिया से नहीं माना। इनके अनुसार इनका कहना था कि संबंध कारक जो है ये वाला और संबंध कारक, ठीक है, इनका संबंध क्रिया से नहीं होता, ऐसा इनका मानना था। तो इनके अनुसार अगर क्वेश्चन पूछे तो इनके अनुसार कारक की जो विभक्ति होती हैं वो 6 होती हैं, वरना डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने तो अभी देखा नहीं है कि आचार्य किशोरीदास के अनुसार जो कितने हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन आगामी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैंने जो है इसको यहाँ पे रखा है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। वैसे अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की। जैसे मैंने यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को और ज़्यादा से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे मैंने कारक जो है एक बार फिर लिख दिए हैं और उनका जो अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कर्ता कारक है तो कर्ता का मतलब क्या होता है? क्रिया करने वाला। कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला। तो कर्ता हो गया क्रिया करने वाला, ठीक है। कर्म कारक क्या होगा? कर्म कारक जो होगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है। हम वाक्य में पढ़ के देख लेंगे कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है, ठीक है। अभी आप एकदम से टेंशन मत लो, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, ये मैं आपको, मेरी जिम्मेदारी है ये सारी चीजें बताने की। अगर आपका कोई डाउट रह जाए तब आप मुझसे कहना, एक बार आप वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचे तो मैं आप वादा करता हूं आपसे, आप ये बोलोगे भैया ने कितना अच्छी तरह से कारक को पढ़ाया, कोई डाउट ही नहीं बचा, ठीक है। तो कर्म,
पहले यहाँ थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए बस। कर्म क्या होता है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहां पर कर्म होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, कर्म होगा। अच्छा, करण क्या होता है? करण होता है क्रिया करने का साधन, कि काम किससे किया गया है, वो साधन क्या है, इससे पता चलता है करण से, ठीक है। जहां हमें साधन का पता चले वहां हम बता देंगे करण कारक है। ऐसे ही हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक की पहचान क्या है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, ठीक है। ये क्या होता है हमारा संप्रदान में होता है कि जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं या जिसको हम कुछ दे रहे हैं वो जो है संप्रदान कारक होगा वहां पे। ये भी हमें वाक्य से पता चलेगा। आगे बात कर लेते हैं अपादान की। अपादान का मतलब क्या होता है कि क्रिया जिससे अलग होना बताया जाए, ठीक है, क्रिया का अलग होना बताया जाता है, वहां अपादान होता है, अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो ऐसी जो चीजें हैं इसमें सेंटेंस में आपको बताई जाएंगी, तो वहां से हम इसको पहचान लेंगे कि अपादान कारक है। संबंध की बात करते हैं। संबंध का अर्थ क्या है? जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, ठीक है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो वहां हमारा संबंध कारक होता है। आगे अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण क्या होता है? क्रिया के होने का आधार या उसका स्थान हमें पता चलता है, क्रिया कहाँ पर हो रही है। जैसे मोहन छत पर बैठा है, तो मोहन कहाँ बैठा है, कहाँ बैठने की क्रिया कहाँ पे हो रही है, छत पे हो रही है, तो ये उसका आधार हो गया, तो यहाँ अधिकरण कारक हो गया। अब जैसे संबोधन की मैं बात करता हूँ, तो संबोधन क्या है? संज्ञा के द्वारा किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, हम उसको संबोधित करते हैं। जैसे हम कहते हैं अरे यहाँ आ, ओहो, ठीक है, अजी सुनते हो, तो ये सारे संबोधन है। यानी हम किसी को अगर पुकारते हैं किसी कुछ नाम लेके तो वो संबोधन ही होता है, हम उसके संबोधन में कुछ कहते हैं, उसे बुलाते हैं, तो ये संबोधन कारक की पहचान है। तो ये इनके अर्थ मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिए हैं, आप इनको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से वीडियो को देख के। तो चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक क्या होता है कि मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर दूं, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा तेज लगता है, ठीक है, कि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, तो आप थोड़ा सा स्पीड कम कर लें। और जिस भी मेरे भाई को लगता है कि मैं धीरे धीरे बोलता हूं, तो आप स्पीड थोड़ा 1.25 या 1.5 गुना तक आप उसको अपने यूट्यूब पे उसको चलाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कर्ता कारक की। जो कर्ता कारक है इसका मतलब क्या है? जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होते, ठीक है, किसी के अधीन नहीं होता, उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी अपना कार्य ये स्वयं करेगा, किसी के ये अधीन नहीं होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, तो वहाँ कर्ता कारक होता है। इसकी विभक्ति ने होती है, ने इसकी विभक्ति होती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई जो है ना, इस कारक की विभक्ति का लोप भी होता है। तो ये ध्यान रखना, ये बात अपनी जहन में बैठा लो कि एकमात्र कर्ता कारक ही ऐसा कारक है जिसकी विभक्ति का लोप होता है, ठीक है, जिसमें विभक्ति के प्रयोग किए बिना भी कर्ता कारक का उदाहरण बन जाता है, तो वहां हमारा कर्ता कारक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, किस कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वो कर्ता कारक है जिसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। मैं अभी आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो इसके ये रहे एग्जाम्पल। जैसे रेखा ने गाना गाया, तो यहाँ ऐसे पूछेगा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो रेखा ने, तो ने किसकी विभक्ति है? कर्ता कारक की विभक्ति है ने। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? रेखा ने गाना गाया, तो रेखा किसी पर डिपेंड नहीं है, रेखा ने खुद स्वयं गाना गाया, अपना कार्य स्वयं किया है, तो कर्ता कारक हो गया। हरि ने खाना खाया, तो यहाँ पे जो हरि है ना, हरि ने स्वयं खाना खाया, अपने आप हरि ने खाना खाया है, तो हरि यहाँ पे कर्ता हो गया। अब यहाँ देखो, इनमें कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं मैंने किया है, तो फिर भी यह कर्ता कारक है। तो ध्यान रखना, जहां कारक विभक्ति का लोप मिले वहीं पर कर्ता कारक होगा। बच्चा खेलता है, तो बच्चा अपने आप ही तो खेल रहा, स्वयं खेल रहा, तो यहाँ भी कर्ता कारक है, बच्चा कर्ता हो गया। तारे चमक रहे हैं, कर्ता कारक हो गया। वह खाता है, ठीक है, तो यहाँ भी कर्ता जो है कारक है हमारा। रेखा ने, हरि ने खाना खाया, तो यहाँ हरि खा रहा है, देखो यहाँ पे ने नहीं है, विभक्ति का लोप है, देखो यहाँ भी विभक्ति नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। तो जहाँ आपको विभक्ति ना मिले तो वहाँ भी हमारा क्या होता है? कर्ता कारक ही होता है, ठीक है, कर्ता कारक होता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, जो ने विभक्ति लगती है वो कर्ता कारक वाले उदाहरणों में लगती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कर्म कारक की। अगला हमारा जो कारक है वो है कर्म कारक। कर्म कारक की क्या पहचान है जी? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है, ठीक, कर्ता ने कर्म को।
इसकी विभक्ति को होती है। तो इसको परिभाषा से समझेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है, जिस भी शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है। क्रिया का प्रभाव कैसे पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो क्रिया क्या होगी यहाँ पर, पकड़ना। क्रिया क्या हो गई, पकड़ना। अच्छा, पकड़ा किसको, इस पकड़ने का प्रभाव किस पे पड़ा है भाई, चोर पे पड़ा है। यहाँ पर कर्म जो हमारा कर्म मौजूद है, तो पकड़ने का प्रभाव चोर पे पड़ा, जिस पर प्रभाव पड़ेगा वही कर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ही हमारा कर्म होता है, कर्म। तो कर्म पर प्रभाव पड़ा है तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, चोर पे, चोर को पकड़ लिया तो कर्म कारक हो गया। आया समझ में। आगे जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो अच्छा मारा, तो मारना एक क्रिया है। अच्छा जी, किसको मारा, तो आप बोलोगे कंस को मारा, तो मारने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ा है, वो कंस पे पड़ा है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव इस कंस पे पड़ रहा है, इस कर्म पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ऐसे अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने खूब सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएं। जैसे अगला है, पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। अच्छा, लिखना क्या क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है भाई, पत्र पे पड़ रहा है, ठीक है, पत्र पे पड़ रहा है क्रिया का प्रभाव। तो पुत्र ने पिता को पत्र लिखा, ठीक है, पत्र भी यहाँ कर्म हो गया, और देखो पिता भी कर्म हो गया क्योंकि पिता को लिखा था, ठीक है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है और पिता पर पड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ऐसे आगे, लोगों ने शोर करके चोरों को भगाया। अच्छा, भगाना जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पे पड़ा, कौन भागा, चोर भागे, ठीक है, तो चोर पे इसका प्रभाव पड़ा, तो चोर क्या है यहाँ पर, कर्म कारक हो गया। आगे, माँ ने बाजार से खिलौना खरीदा। अच्छा, खरीदना क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, भाई खिलौना पे पड़ा। क्या खरीदे गए, खिलौने खरीदे गए, तो खिलौने क्या हो गए यहाँ पर, कर्म कारक हो गए। तो ऐसे बड़े आसानी से इनकी पहचान करेंगे, और आप देखोगे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत कर जाओ, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हो तो, मोहन ने शेर को मारा, मारना क्रिया होगी। अच्छा, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, शेर पे पड़ा है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक। यही तो परिभाषा में बताया था, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है जी, यहाँ पे सारे कर्म है, तो ये क्या हो गए, कर्म कारक हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बड़े अच्छे से इस कर्म कारक को समझा है। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टाइप पे। इसके अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद क्या हैं, कर्म कारक के अपवाद। भाई इनके अलावा अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद में क्या आएंगे, चारों ओर वाक्य में आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है, तीनों ओर आ सकता है, और परितय, ठीक है। परितय का मतलब भी चारों ओर ही होता है, लेकिन ये कभी कभी ये भी आ जाता है। तो ये शब्द अगर वाक्य में आए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे सड़क के दोनों ओर बगीचा है, दोनों ओर बगीचा है, तो यहाँ भी क्या है, ये कर्म कारक का उदाहरण है। अगर ये भी आते हैं अपवाद में, दोनों ओर बगीचा है। गांव के तीनों तरफ रास्ता है, तो तीनों तरफ या तीनों ओर एक ही बात है। अगर ये आए तो इसमें भी क्या है, इसमें भी कर्म कारक है। स्कूल के चारों ओर बालकनी है, तो स्कूल के चारों ओर क्या है, बालकनी है, तो स्कूल के चारों तरफ बालकनी हो गई, तो इसमें भी क्या हो गया, हमारा कर्म कारक। तो ये अपवाद वाले भी ध्यान रखना, चारों ओर, दोनों तरफ, तीनों ओर, परितय, तो ये सारे के सारे जो हमारे अपवादित केस हैं किसके, कर्म कारक के। तो ये भी जो है कर्म कारक में ही काउंट होते हैं, कर्म कारक वाले वाक्य कहे जाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट करण कारक की तरफ। जो करण कारक होता है इसको पहले परिभाषा से समझते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन पता चले उसे करण कारक कहते हैं। यानी क्रिया किसके द्वारा हुई है, ठीक, क्रिया का साधन क्या है करने का, तो वही करण होगा। या मैंने लिखा आगे, जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है उसे करण कारक जो है कहते हैं। कर्ता किसकी सहायता से कार्य कर रहा है उसे करण कारक कहते हैं। यानी क्रिया का साधन हमें पता चले, क्रिया किसके द्वारा हुई है, किस साधन से हुई है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं रेल से दिल्ली गया, तो दिल्ली गया क्रिया जो हुई है जाने की हुई है, तो मैं किस साधन से दिल्ली गया हूँ, मैं रेल से गया हूँ, तो रेल मेरा वो साधन है, वो करण कारक हो जाएगा, ठीक है, वो जो है करण कारक हो जाएगा। तो इसकी जो विभक्तियां हैं, इसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा, ठीक है, दो विभक्तियां, या तो से आएगा या के द्वारा आएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चलो इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है इसका, पहला एग्जाम्पल है, रमेश हाथ से बाजा बजाता है। तो क्रिया का साधन क्या है, क्रिया का साधन बाजा कैसे बजा, बाजा तो हाथ से बजा जी, तो से या के द्वारा प्रयोग होंगे, हाथ से बजा है, तो क्रिया का साधन क्या है, ठीक है, हाथ से, तो बाजा हाथ से बजा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा करण कारक। तो क्रिया का साधन पता चला, क्रिया कैसी हुई है, हाथ से हुई है, हमें ये साधन पता चल गया, तो ये क्या हो गया, करण कारक। जैसे अमित बस से आया, तो क्रिया हुई है आने की, ठीक है,
तो क्रिया आने की अमित जो आया है वो कैसे आया, किस साधन से अमित आया है, तो अमित आया है आप बोलोगे बस से आया है। अगर हमें साधन पता चला है तो ये क्या हो गया, करण कारक है। तो साधन तो करण कारक में दिया होता है, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक। तो बस क्या है, करण कारक का उदाहरण है। आगे, राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारने की क्रिया हुई है और क्रिया का क्या साधन हमें पता है, आप बताओ जरा देख के, क्रिया का साधन क्या है, बाण है। तो किससे मारा रावण को, बाण से मारा, बाण से जो है रावण मरा, तो बाण यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारण का उदाहरण, करण कारक का जो है उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बड़े मजे से आप समझ रहे होंगे। जैसे आगे, लेखक कलम से लिखता है, क्रिया हुई है लिखने की, क्या क्रिया का साधन आपको मिला, क्रिया का साधन क्या है, किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, तो साधन क्या हो गई, कलम साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कारण कारक है। जैसे आगे, बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चा जो है बोतल से दूध पीता है, तो क्रिया हुई है पीने की। ठीक है, दूध पीने की क्रिया है, तो दूध किससे पिया जा रहा है, बोतल से, साधन क्या है क्रिया का, बोतल। ठीक है, बोतल से बच्चा दूध पीता है, तो यहाँ करण कारक है। शिकारी ने बाण से हिरण मारा, तो मारने की क्रिया हुई है। ठीक, किससे हुई, साधन क्या है मारने का, बाण। ठीक है, बाण से हिरण को मारा है, तो ये बाण जो है एक साधन हो गया क्रिया को करने का, तो यहाँ पर जो है करण कारक हो जाएगा। इसके भी अपवाद हैं दो तीन, जैसे अंग भंग होना इसके अपवाद है। अंग भंग का मतलब है कोई लंगड़ा लूला काना बहरा, किसी का हाथ कट रहा है, उंगली कट रही है, नहीं कोई शरीर का अंग भंग है, ठीक है, वो मतलब हैंडीकैप्ड है किसी न किसी तरह से, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, करण कारक ही होगा। जैसे वह एक आंख से काना है, तो अंग भंग है ना, काना है वो, शरीर का अंग भंग है, तो क्या हो जाएगा, करण कारक। राजा एक पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ भी अंग भंग हो रहा है, तो राजा एक पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, अपवादित केस है, और अंग भंग अपवाद वाले किस में जाते हैं, करण कारक में जाते हैं। ठीक है, वो जाएंगे करण कारक में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी अच्छे से समझा है, सारे एग्जाम्पल्स आपके जो है क्लियर हुए हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अगली टाइप पे, आगे बात करते हैं हम संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक क्या है, इसको जरा परिभाषा से समझते हैं। संप्रदान कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इस चीज का बोध हो, वे शब्द संप्रदान कारक कहे जाते हैं या कहलाते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें ये पता चले कि हमने किसी को कुछ दिया है या किसी के लिए कुछ किया है वाक्य में, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की। तो इसमें क्या होता है, जब सदा के लिए कोई चीज दी जाती है जी, वो संप्रदान कारक में होता है। इसमें कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है, यानी कभी वो वापस नहीं मांगी जाती, तो ये भी इसकी पहचान है। ऐसे वाक्य मिलेंगे, ऐसी चीजें उसमें मिलेंगी जो सदा के लिए दी गई हों, वो वापस ना ली जाती हों, तो वो संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति के लिए होती है, इसकी जो विभक्ति है वो होती है के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए। ठीक है, तो जैसे इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, रोगी के वास्ते दवा लाओ। अच्छा, इसमें देखो के लिए की जगह कभी कभी वास्ते भी आ जाता है। ठीक है, वास्ते भी प्रयोग कर देता है कभी कभी एग्जामिनर, तो ध्यान रखेंगे। तो किसके लिए किया जा रहा है भाई, रोगी के लिए, या रोगी के वास्ते या रोगी के लिए, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी अब प्रचलन में हो रहा है शब्द, ये पेपर में पूछा गया है। रोगी के वास्ते दवा लाओ। अच्छा, दवा किसके लिए लाई गई है, रोगी के लिए लाई गई, रोगी को कुछ किया गया, रोगी के लिए कुछ किया गया, उसको कुछ दिया गया। ठीक है, क्या दी गई, दवा, तो दवा रोगी के लिए दी गई, तो के लिए तो किस में आता है भाई, वो तो संप्रदान में आता है। और देखो दवा एक ऐसी चीज है, ये दवा दी जाती तो इसको वापस नहीं मांगा जाता। क्या कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ने रोगी को दवा दी और रोगी ठीक हो गया, अब डॉक्टर कह रहा है जी मेरी दवा वापस लाओ, ऐसा होता है? तो इसमें चीजें सदा के लिए दी जाती हैं, आपको ऐसा एहसास होगा कि ये चीज तो सदा के लिए दी गई, वापस नहीं मांगी जाएगी, तो वो हमारे संप्रदान कारक होते हैं। ये भी इसकी पहचान है। जैसे उसने लड़के को मिठाई दी, तो लड़के को मिठाई दी, तो मिठाई देना, ठीक है, उसके लिए कुछ किया गया है, मिठाई वापस थोड़ी मांगी जाएगी, मैंने तुझे मिठाई दी थी अब मुझे वापस दे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे आगे, माता ने बच्चों के लिए पूजा की, तो के लिए तो इसकी पहचान ये है भी, के लिए विभक्ति आ गई तो हमने पहचान लिया, के लिए तो संप्रदान में आता है। लेकिन दूसरी पहचान ये है, किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो माता ने क्या किया है, बच्चों के लिए पूजा की, और पूजा जो है वो सदा के लिए की जाती है, वापस थोड़ी मांगी जाती है पूजा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हमारा संप्रदान। पिताजी को नमस्कार, पिताजी को नमस्कार, तो पिताजी के लिए क्या किया गया, नमस्कार किया गया, तो संप्रदान हो गया।
भूखे को भोजन दो, हम भूखे व्यक्ति को भोजन देते हैं, उससे भोजन कभी वापस नहीं मांगते। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे, भगवान ने देखने के लिए दो आंखें दी हैं, तो भगवान ने भी हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, ठीक है। तो भगवान ने आंखें दी हैं, भगवान जो है आंखें वापस थोड़ी लेते हैं, तो दो आंखें जो दी है देखने के लिए दी है, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब तक आपका कोई डाउट मन में नहीं है। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी कारक से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, चाहे मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बनाऊं या आपको 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जरूर, आपका मैं डाउट क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके इस चीज़ को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपने प्रकार की। तो अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक, तो इसको देख लेते हैं। अपादान कारक को मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाया हूँ, क्योंकि आप समझो, जितने आप एग्जाम्पल देखोगे उतने ही आपको जो है चीज़ें क्लियर होंगी, उतनी ही आप समझोगे चीज़ों को जल्दी से जल्दी। अब जैसे बात कर लेते हैं अपादान की। अपादान में है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, सीखने तथा रक्षा करने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या भाई, दूर होने, ठीक है, निकलने, कोई चीज़ कहीं से निकली है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। डरना, जैसे हिरण शेर से डरता है, डरने का भाव। तुलना करने का भाव हो, जैसे मोहन सोहन से लंबा है, तुलना हो गई। सीखना, मैं किसी से कुछ सीखता हूँ। और रक्षा, किसी की रक्षा करने का भाव होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी विभक्ति होती है, इसकी विभक्ति केवल से होती है, तो लगा दिया जाता है से विभक्ति, क्योंकि जो से विभक्ति होती है हमारा, देखो से विभक्ति वाले जो है, एक तो अपादान हो गया, और एक मैंने आपको विभक्ति बताई थी, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो जो है यहाँ पर ये रही, जो से विभक्ति है वो करण कारक की भी होती है, और से विभक्ति किसकी होती है, अपादान की। तो इसलिए इसको अलगाव का भाव देते थे, इसमें चीजें जो है अलग होती नजर आएंगी आपको, ठीक है। तो ये से विभक्ति दो लोग, यानी दो जो है कारकों की होती है, इसलिए यहाँ पे अलगाव लग जाता है, तो इसकी विभक्ति केवल से होती है। आगे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लड़की घोड़े से गिर गई, तो से विभक्ति आई है। अच्छा, से विभक्ति तो उसमें हमारी करण में भी आती है, क्योंकि करण में से के द्वारा आता है, तो कैसे पता चलेगा, इसमें अलगाव होगा, ठीक है। जिसमें अलगाव होगा वो अपादान है। देखो, लड़की घोड़े से गिर गई, तो लड़की जो घोड़े से अलग हो गई, घोड़े से गिर गई, ठीक है, तो ये अलगाव हो गया। तो ये अलगाव तो बताएगा, ये अलगाव है, ठीक है। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो से यानी छत से जो है बिल्ली अलग हो गई, छत से कूद गई, अलगाव हो गया छत से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपादान कारक हो गया। जैसे मैं कानपुर से आया, तो मैं कानपुर से आ गया, मतलब मैं कानपुर से अलग हो गया, कानपुर से मेरा अलगाव हो गया, ठीक, कानपुर से मैं दूर हो गया, कानपुर से आ गया, तो यहाँ भी क्या है, अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया जी, से जो है अलगाव का भाव दिखा रहा है। पत्ता पेड़ से टूटकर गिर गया, पेड़ से अलग हो गया, तो क्या है, अपादान कारक हो जाएगा यहाँ पे अपादान। हिरण शेर से डरता है, देखो डरने का भाव, ठीक है, डरना, डरना भी क्या है, अपादान है। क्यों, इसमें भी तो अलगाव है। अगर हिरण से, जो अगर हिरण है वो शेर से डरेगा, तो शेर से अलग अलग रहेगा, शेर के पास नहीं जाएगा, शेर से दूर दूर ही भटकेगा, तो डरने का भाव भी अपादान कारक में होता है। अच्छा, तुलना का भाव होता है, जैसे राम सीता से सुंदर है, तो तुलना हो गई दोनों की, सीता से सुंदर है, तो तुलना का भाव भी किसमें आता है, अपादान कारक में। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो गई, अलगाव हो गया, तो यहाँ भी क्या है, अपादान कारक होगा। आकाश से ओले गिरे, तो ओले आकाश से गिर गए और जमीन पर आ गए, यानी ओले जो हैं वो आकाश से अलग हो गए। जैसे सीखने का भाव भी है, मैं गुरुजी से हिंदी सीखता हूँ, तो हिंदी सीख रहा हूँ, तो सीखने का भाव भी किसमें है, अपादान में आता है, गुरुजी से हिंदी सीखता हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपादान कारक के जो है उदाहरण हैं। आगे चलिए, आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की। अगला जो हमारा है संबंध कारक है। संबंध कारक, तो संबंध कारक में क्या हो जाएगा, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए, उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है जी। एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से ज्ञात हो, तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे अगर मैं इसकी विभक्ति की बात करूं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इसकी विभक्तियां हैं, नौ विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है। जैसे इसके उदाहरण है, सोनू मोनू का भाई है, तो इन दोनों का संबंध बताया, ठीक है। सोनू किसका भाई है, मोनू का, ठीक है, सोनू मोनू का भाई है, तो संबंध हो गया दोनों का। यह तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की कोई रचना है, तो इसका संबंध किससे, तुलसीदास से हो गया, तुलसीदास की रचना है। यह मेरा भाई है, ठीक है, मेरा भाई है, भाई का संबंध किससे हो गया, मुझसे हो गया, यह मेरा भाई है।
मेरे दादा किसान है, मेरे दादा कौन है? किसान। किसान का संबंध किससे हो गया? मेरे दादाजी से हो गया। तो एक दूसरे का जो है संबंध बताते हैं ये शब्द, ठीक है, संबंध को जोड़ते हैं, तो वही संबंध कारक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने क्लियर कर ली होंगी बड़े आसानी से। तो हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ अधिकरण कारक की, तो अधिकरण जो कारक है वो होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है, क्रिया कहाँ हो रही है उसका बेस हमें पता चलता है, ठीक, क्रिया का स्थान पता चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं, उसको अधिकरण कारक हम कहते हैं। जैसे इसकी विभक्तियों की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं, पे और पर, इसकी विभक्तियाँ होती हैं मैं, पे, पर, ठीक है, 3 विभक्तियाँ इसमें होती हैं। जैसे उदाहरण से इसको समझते हो अच्छे से, कपड़े अलमारी में हैं, कपड़े कहाँ पर है? अलमारी में। तो जो कपड़े हैं उनका स्थान पता चला कहाँ पर है? अलमारी में, तो मैं लग गया, ठीक है। तो मैं विभक्ति होगी तो अधिकरण। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो हमें क्या पता चला? क्रिया का आधार, क्रिया का स्थान पता चला है। समय का बोध भी इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे समय का बोध, समय का बोध जहां होता है बोध जहां होता है वहां अधिकरण, वहां अधिकरण कारक होता है, ठीक है, वहां अधिकरण कारक होता है। समय का अगर पता चले मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ, तो जहाँ पर समय का बोध हो वहाँ जो है अधिकरण कारक होगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल अपने एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं हम, चिड़िया डाल पर बैठी है, तो बैठना क्रिया है, क्रिया का आधार क्या? डाल, तो क्रिया का आधार पता चला डाल पर बैठी है, तो अधिकरण हो गया। पुस्तक मेज पर पड़ी है, तो पुस्तक कहाँ पर पड़ी है? पुस्तक का आधार क्या है? मेज। वह अगले साल आएगा, तो हमें समय पता चला कब आएगा? अगले साल आएगा, यानी क्रिया अगले साल होगी, तो क्रिया का आधार हमें पता चला क्रिया कब होगी? अगले साल होगी, तो यहाँ भी क्या हमारा अधिकरण कारक हो गया। पिताजी छत पर बैठे हैं, तो पिताजी क्रिया यानी बैठना, क्रिया कहाँ पे हो रही है? छत पे, पिताजी छत पर बैठे हैं, तो क्रिया का आधार हमें पता चला। आधार अगर हमें पता चलता है तो अधिकरण में पता चलता है, तो ऐसे आधार ऐसे अधिकरण। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा अंतिम कारक का प्रकार है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। हम किसी को बुलाते हैं, अरे यहाँ आ, अबे सुन तो, ठीक है, तो ये सारे के सारे हम संबोधन है, किसी को पुकारना, संबोधन करना। जिन नामों से किसी को पुकारते हैं वो संबोधन कारक होते हैं। ऐसे तो बहुत से नाम होते हैं जिनसे हम पुकारते हैं, हाँ जी, तो ऐसे बहुत से नाम होते हैं जिनसे हम पुकारते हैं, तो सारे के सारे वो संबोधन ही होते हैं, वो सारे संबोधन में आएंगे। अगर मैं इसकी विभक्ति की बात करूँ, हे, ओ, अरे, अजी, तो ये इसकी जो है विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे अजी सुनते हो, तो ऐसे अधिकतर पत्नियां बोलती हैं पति से, अजी सुनते हो, तो ये क्या है? संबोधित किया है उन्होंने, अजी सुनते हो तो संबोधन हो गया। हे ईश्वर रक्षा करो, भगवान को संबोधित कर रहा है, हे ईश्वर रक्षा करो। ओ लड़के जरा इधर आओ, ठीक है, तो लड़के को संबोधित किया गया, लड़के को बुलाया गया है, तो संबोधन जहां भी होगा वहां संबोधन कारक होगा। अरे मूर्ख समझ जा, ठीक है, तो उसको बता रहे अरे मूर्ख समझ जा, ठीक है, नहीं तो बुरा होगा। तो जो है ये सारे के सारे संबोधन कारक में होते हैं, सारे के सारे संबोधन में होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि ना तो मेरे लिए अच्छा है और ना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम वीडियो जो नेक्स्ट लेकर आएंगे उसमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अगला वाला टॉपिक, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई गलती है तो आप क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसमें सुधार करूँगा, उसको आपको एक बार रीकॉल आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।